तो आप लोगों का आज फिर से स्वागत है सृजन टेक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम लोगों ने लैंग्वेजेज पढ़ा था, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। 3 टाइप का हम लोगों ने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप होता है। कंपाइलर के बारे में पढ़ा था, कैसे हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में, वो सब हम लोगों ने देखा था। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कहाँ से आया और बेसिक प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम लोग आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन और उसका हिस्ट्री, वो कहाँ से आया है, किसने उसे डेवलप किया, किस पर्पस के लिए डेवलप हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड क्या क्या है सी में। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हेडर फाइल्स क्या हैं और इसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे पहला प्रोग्राम जो हम लोग, अच्छा, सी प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, टर्बो सी प्लस प्लस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर में टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर लें। आप लोग इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था इसको। और एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहला ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इतना ज़्यादा फेमस हुआ। इससे पहले भी 2 लैंग्वेजेस हैं जो कि बने थे, लेकिन उतने उतना वो फेमस नहीं हो पाया। ए लैंग्वेज, बी लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज बने थे लेकिन उतना फेमस नहीं हो पाया। जो अपना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत फेमस हुआ और इस लैंग्वेज के सहारे हम लोगों ने बहुत कुछ बनाया है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी सी लैंग्वेज पे बने हुए हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस सी लैंग्वेजेस से बने हुए हैं। यस, इसलिए इसको मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। तो सी लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम लोग मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, अब सी लैंग्वेज को प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि प्रोसीड्यूर से काम होता है यहाँ पर। इसको हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे। अच्छा, इसको किसने डेवलप किया था? तो डेनिस रिची साहब ने डेवलप किया था। कब? 1972 में। अच्छा, ये क्यों डेवलप हुआ था? तो ये एक्चुअली सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में को बनाने या फिर उसमें कुछ काम करने के लिए बनाया गया था। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाया गया था? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए बनाया गया था एक्चुअल में ये, लेकिन फेमस हो गया और हम लोग इससे सॉफ्टवेयर बनाने लगे। बहुत सारा काम इससे सिंपल सिंपल करने लगे, जैसे कि वॉशिंग मशीन में आप लोग देखते होंगे बटन सिस्टम है, और भी बहुत सारे सिस्टम जो कि हम लोग बटन सिस्टम से छोटा छोटा किट लगा रहता है हम लोग करते हैं। वो सारा में जो प्रोग्रामिंग हुआ है एक चिप में, वो सारा का सारा जो काम हुआ है वो सी लैंग्वेज से हुआ है। ओके, तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सी प्रोग्राम का कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। आखिर कैसे हम लोग सी प्रोग्राम को लिखते हैं, क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल देते हैं। हेडर फाइल क्या होता है कि बहुत सारे इसमें कुछ कुछ नेम्स हैं सी लैंग्वेज में। सिंपली इस तरह समझिए, कुछ कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड है जिसका फंक्शन, वो वर्ड का फंक्शन क्या होगा वो कहीं रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? तो वो जहां भी रखा हुआ है ना, उसको वो एक फाइल्स में रखा हुआ है, जिस फाइल्स को हम लोग हेडर फाइल्स कहते हैं। तो हम लोग इसको समझ, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हेडर फाइल्स लिखते हैं। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है या मेन क्या होता है, ये सब आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लें। पहले हेडर फाइल लिखते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया है कि किस तरह लिखना है। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम लोग अपना लॉजिक देते हैं और उसके बाद हम लोग रिटर्न टाइप देते हैं। रिटर्न टाइप
देते हैं। यदि यहाँ इंट है तो रिटर्न इंटीजर टाइप होगा, वॉइड होगा तो नो रिटर्न टाइप होगा, वो आगे समझ में आएगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर आप बस ध्यान में रखिए कि क्या होता है, पहले हेडर फाइल होता है, फिर मेन फंक्शन होता है, फिर वेरिएबल होता है, फिर लॉजिक लिखते हैं और उसके बाद रिटर्न टाइप लिखते हैं। अच्छा, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान तरीका से मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम टेंशन वाली बात नहीं, एकदम एकदम फ्री हो जाओ। ओके, नेक्स्ट। तो कीवर्ड्स क्या होता है, तो मैंने जैसा कि बताया था कि सी लैंग्वेज में ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका फंक्शन निर्धारित किया गया है, जैसे कि इफ एल्स का, ये इफ एल्स का कुछ काम है, जैसे प्रिंट, तो प्रिंट का ना कुछ काम है। तो जैसे इंट, जैसे अभी आप लोगों ने देखा इंट, तो इंट का कुछ ना काम है, कुछ कुछ उसका मीनिंग है। तो इसका मीनिंग ना पहले से सी प्रोग्राम जो बनाया ना डेनिस रिची साहब, वो बता दिया कि मतलब उसमें लिख दिया, सॉफ्टवेयर बनाया तो अंदर में दे दिया है वो कि उसका क्या क्या काम है। उसको हम लोग लिखेंगे, यदि कहीं यूज कर रहे हैं तो उसका खुद ब खुद काम निर्धारित है। ओके, तो कितने कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो टोटल 32 कीवर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं, 32 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, 32 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग जैसे जैसे प्रोग्राम आगे करेंगे वो 32 कीवर्ड्स आते रहेगा और हम लोग सीखते रहेंगे धीरे धीरे। ओके, तो देखिए ये ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, ये सब ना, ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। फिर देखिए यहाँ पे कांस्टेंट के लिए हम लोग ये कीवर्ड का यूज करते हैं, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, फिर डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, ये टोटल आप लोगों को क्या है, कीवर्ड्स हैं। ओके, देखिए फ्लोट, फोर, गो टू, ये टोटल जो है सारे के सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। इसका फंक्शन जो है क्या है, इसका काम क्या है, वो निर्धारित है, पहले से ही निर्धारित किया गया है। ओके, तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारा का सारा जो कीवर्ड है ना, वो हम लोग रेगुलर जो लर्निंग पीरियड हम लोग का चलेगा वो आते रहेगा और सारा का सारा कीवर्ड्स के बारे में हम लोग सीख जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कीवर्ड्स क्या है, एक रिजर्व वर्ड है जिसका फंक्शनैलिटी क्या है, सी प्रोग्रामिंग में पहले से तय कर दिया गया है। उसका हम लोग डायरेक्ट फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे, उस कीवर्ड्स को यूज करके उसके फंक्शनैलिटी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे कि देखिए अभी इंट को हम लोग यूज करेंगे, अभी फ्लोट को यूज करेंगे, देखिए कैसे। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं हेडर फाइल में। व्हाट इज हेडर फाइल इन सी, मतलब हेडर फाइल का मतलब क्या होता है, तो इसको ध्यान से सीखेंगे हम लोग। हेडर फाइल क्या है, अ हेडर फाइल इज अ फाइल विथ एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एच। एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एच, मतलब हेडर फाइल which contains C function declaration and macro definition to be shared between several source file। सिंपल सा मीनिंग है इसका कि हेडर फाइल्स में जो भी बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं ना, सी के बहुत सारे फंक्शन के बारे में भी बताया जाएगा, तो उसका फंक्शनैलिटी को वहां पर डिक्लेयर किया जाता है कि उसका क्या फंक्शन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कि हम लोग सी में यूज करेंगे। तो ये प्रिंट एफ का क्या काम है, इसका जो कोडिंग होगा ना, उसके काम का जो कोडिंग होगा वो कहाँ, कोडिंग मतलब क्या, उसके काम के बारे में लिखा हुआ जो बात होगा जिसके आधार पर वो काम करेगा, उसका काम क्या है, वो सारा का सारा चीज कहाँ लिखा हुआ है, एक फाइल में लिखा हुआ है जिस फाइल का नाम क्या है, स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच एक फाइल है जिसमें प्रिंट एफ फंक्शन का सारा काम लिखा हुआ है। वो क्या काम करेगा ये पूरा का पूरा उसमें लिखा हुआ है। तो स्टूडियो डॉट एच को हम लोग क्या बोलेंगे, हेडर फाइल। ओके, तो हेडर फाइल में क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। अच्छा, मैक्रो का हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो मैक्रो का भी जो डेफिनेशन होता है ना, वो कहाँ हम लोग एक्चुअली मैक्रो के हेल्प से ना सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं नया नया फंक्शन को, नए नए डेफिनेशन को हम लोग वहां पर खुद से लिख सकते हैं। तो वो भी कहाँ हम लोग लिखेंगे, किसी हेडर फाइल में लिखेंगे। तो उसका भी डेफिनेशन या डिक्लेरेशन कहाँ होता है, एक फाइल में होता है, और वो फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सम हेडर फाइल विथ एग्जांपल। ओके, तो देखिए इस तरह जो लिखा हुआ रहेगा हैज इंक्लूड के बाद जो चीज रहता है, जैसे स्टूडियो डॉट एच। अब स्टूडियो डॉट एच एक बहुत ही जनरल यूज
हेडर फाइल है, जनरली हर जगह हम लोग का studio.h का यूज होता ही है। तो इसको एकदम एकदम हम लोग इतना बार ये सब आएगा ना कि हम लोग एकदम मतलब याद हो जाएगा, मतलब कुछ जरूरी नहीं पड़ेगा कि हम लोग क्या टफ लग रहा है यार, मतलब इतना बार ये सब आने वाला है कि फिर से दोबारा रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सब एकदम आसान चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो studio.h का फुल फॉर्म मैं बताऊं तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मतलब इनपुट आउटपुट वाला जो फंक्शन है ना, इनपुट लेना आउटपुट देना वगैरह वगैरह, जो सी में फंक्शन है, उसके आधार पे जितना भी फंक्शंस बनाए गए हैं वो सारा का सारा कहाँ डिक्लेयर किया गया है, studio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर किया गया है। तो studio.h का क्या फुल फॉर्म है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब ये क्या कंसिस्ट करता है, डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि प्रिंट एफ, जैसे कि स्कैन एफ एटसेट्रा, ऐसा ऐसा जो फंक्शन। जो प्रिंट एफ का काम क्या है कि इसके अंदर जो भी चीज लिख देंगे हूबहू आउटपुट स्क्रीन में, ये इसका आउटपुट स्क्रीन जो होगा सी का, टर्बो सी प्लस प्लस का जो आउटपुट स्क्रीन होगा वो उसमें प्रिंट कर देगा। प्रिंट एफ का यही फंक्शन है। तो ये कैसे कर पा रहा है, इसका जरूर सिर्फ प्रिंट एफ फंक्शन के यूज करने से डायरेक्ट प्रिंट कर पा रहा है। तो इसका जो कोडिंग है वो कहाँ लिखा गया, इसका जो पूरा कंटेंट है वो कहाँ लिखा गया है, वो एक हेडर फाइल में लिखा गया है। वो हेडर फाइल कौन सा है, वो studio.h है। ओके, वो कहाँ है, क्या है, studio.h है। अच्छा, स्कैनएफ में क्या करते हैं हम लोग, इनपुट। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया कि यूजर से एक इनपुट मांगा कि भाई आप एक इनपुट दीजिए हमको मान लीजिए एक प्रोग्राम करना है, a+b का प्रोग्राम करना है। तो a का इनपुट आप मांग रहे हैं, भाई a का इनपुट कोई दो। तो कोई यूजर हो सकता है 9 दे, कोई यूजर हो सकता है 8। तो करस्पॉन्डिंग टू यूजर एक वैल्यू मुझे चाहिए, तो कोई यूजर 9 दिया, तो 9 तो टेक करेगा ना, वो लेगा ना सिस्टम, तब तो उसको ऐड करेगा। तो 9 को जो लिया, एक स्कैन किया, तो 9 को स्कैन किया, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज हुआ वो स्कैन एफ हुआ। ओके, उसी तरह conio.h का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसके अंदर जो फंक्शन है वो कौन कौन से हैं, गेट सी एच है, क्लियर स्क्रीन है, एटसेट्रा। ओके, उसी तरह एक हेडर फाइल क्या है, stdlib.h, मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। इसके अंदर जो फंक्शन है उसके एग्जांपल है एग्जिट फंक्शन। उसी तरह string.h, ऐसे ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल हैं, वो सबके बारे में हम लोग धीरे धीरे आते रहेगा और हम लोग समझते रहेंगे। तो ये स्ट्रिंग के लिए एक्चुअली यूज होता है। स्ट्रिंग कुछ नहीं है, स्ट्रिंग कैरेक्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो कैरेक्टर का क्या है, कैरेक्टर का एरे है। ओके, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, एकदम घबराने का जरूरत नहीं है। ओके, तो इसके अंदर जो फंक्शन है वो है strrev फंक्शन। ओके, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। जैसे ravi होता है तो इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ivar, तो रिवर्स कर देता है कोई भी वर्ड्स का। ओके, math.h, ये हेडर फाइल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो भी फंक्शंस का यूज होता है, जैसे पाव फंक्शन, sqrt फंक्शन एटसेट्रा, तो उसके लिए हेडर फाइल ये यूज होता है। ओके।